हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल भारतीय इतिहास के प्रागैतिहासिक जो डेवलपमेंट था उस डेवलपमेंट के रेफरेंस में बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्यपाषाण काल के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो आपका जो प्रागैतिहासिक काल है उस प्रागैतिहासिक काल में इसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल की जो शुरुआत मानी जाती है पूरा पाषाण काल, जिसके बारे में हम थोड़ा वीडियो बना चुके हैं। इस पूरा पाषाण काल के बाद जो काल डेवलप होता है उसे आप मध्यपाषाण काल कहते हो। मध्यपाषाण काल के बाद जो भाग डेवलपमेंट होता है वो नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मोस्ट ऑफ जो चेंजेस हैं वो चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। यानी कि नवपाषाण काल में अपने जो उपकरण थे, पाषाण उपकरण थे, वो बड़ी उनकी जो आकार थे बड़े आकार के हुआ करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में हमें और बड़े छोटे आकार के उपकरण प्राप्त होते हैं। लेकिन ये जो बड़े से छोटे आकार के उपकरणों में आता है तो उसमें जो मोस्ट ऑफ चेंज होते हैं इसी मध्यपाषाण काल में देखने को मिलते हैं। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वो केवल मात्र खाद्य संग्रह की स्थिति में था। यहाँ पर जो मानव था वह खाद्य संग्राहक की भूमिका में था, और यहाँ पर जो मानव है वो खाद्य उत्पादक की श्रेणी में आता है। यानी कि खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक बनने के लिए मानव ने एक लंबा सफर करना पड़ा। यानी कि इस स्थिति से यहाँ आने के लिए उसे कुछ अपनी तकनीकों में चेंज करना पड़ा। यानी कि इन दोनों स्टेज के बीच में एक ऐसा संक्रमण काल रहा होगा जिसमें धीरे धीरे परिवर्तन हो रहे हैं, और वह परिवर्तन हमें नवपाषाण काल में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। यानी कि इस मध्यपाषाण काल को एक तरीके से आप मानव के विकास का एक संक्रमण काल कह सकते हो। इसलिए इसको हम संक्रांति काल भी कह के संबोधित करते हैं। अब अगर हम मध्यपाषाण काल के रेफरेंस में बात करें तो जो मध्यपाषाण काल था, इस मध्यपाषाण काल की जो टाइमिंग है, यानी कि जो इसका समय है, वह आपके 10,000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 5,000 ईसा पूर्व का जो समय है वह मध्यपाषाण काल की श्रेणी में माना जाता है। और इस मध्यपाषाण काल के काल में इस मध्यपाषाण काल को एक तरीके से होलोसिन संस्कृति यानी होलोसिन काल, जो मानवीय विकास का एक होमोसेपियंस के बाद जो डेवलप होने वाला प्रमुख काल माना जाता है, उस होलोसिन काल की प्रथम संस्कृति आप इसे कह सकते हो। होलोसिन काल की प्रथम संस्कृति आपके मध्यपाषाण काल होता है। यहाँ पर अगर बात करें तो इस काल में जो होमोसेपियंस मानव पूरी तरीके से, यानी कि एक तरीके से मेधावी मानव पूरी तरीके से डेवलप हो चुका था, और कहीं ना कहीं पशुपालन के जो साक्ष्य हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। यानी कि मध्यपाषाण काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया था। यानी कि वह कहीं ना कहीं खाद्य उत्पादक की स्थिति में या उस तरफ बढ़ रहा था, और नवपाषाण काल आते आते वह एक तरीके से आपके खाद्य उत्पादक के रूप में अपने आप को स्थापित कर देगा। यहाँ पर हम कुछ बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि परिवर्तन जो हुए वो किस तरीके के हमें यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं, और किस तरीके से इन तकनीकों में, यानी कि किस तरीके की तकनीकों से उपयोग करने की मानव को आवश्यकता पड़ी, जिससे कि वह खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की श्रेणी में चला जाता है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मानी जाती है यहाँ पर होने वाले जलवायु परिवर्तन। किसी भी प्रकार के जो परिवर्तन होते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है जलवायु परिवर्तन। इस काल को अगर हम देखें तो एक चीज़ जो हमें फील होती है या जो लगता है कि पृथ्वी की जो गर्माहट है लगातार बढ़ती जा रही थी। यानी कि गर्मी लगातार जब ये बढ़ती है तो उसके परिणाम स्वरूप ग्लेशियर पिघलना शुरू होते हैं, और इन ग्लेशियर पिघलने से अनेक समुद्र थे, उनके समुद्रों का जो जल स्तर है उसमें ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। यानी कि समुद्र का जल स्तर बढ़ने लग जाता है। तो इस वजह से ऐसी स्थिति में इस जलवायु परिवर्तन से हमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलते हैं। इसमें से एक तो है भौगोलिक परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब भौगोलिक परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में पादपों में या वनस्पति परिवर्तन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब वनस्पति में परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में हमें पशुओं में भी यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलता है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली जलवायु यानी कि क्लाइमेट से प्रभावित थी। भौगोलिक परिवर्तन की अगर हम बात करें तो जिन क्षेत्रों में समुद्र हुआ करता था, यानी कि जिन क्षेत्रों में जो समुद्र हुआ करता था उन समुद्रों में अगर देखा जाए तो ग्लेशियर पिघलने की वजह से जब उन समुद्रों का जल स्तर बढ़ता है तो उनके तटों पर जो स्थित छोटी छोटी झीलें थी वो बड़े बड़े सागरों में चेंज हो जाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें ये देखने को मिलता है कि एशिया के उस क्षेत्र में हमारे भूमध्य सागर जैसों का निर्माण हुआ। ये तो इस वजह से होता है कि जो समुद्र के तट पर स्थित झीलों में जल भराव बड़ी तेजी के साथ बढ़ने लगता है, जिससे वो छोटी झीलें बड़े सागर में चेंज हो जाती हैं, और उसका उदाहरण माना जाता है भूमध्य सागर। दूसरा, कुछ जो समुद्री क्षेत्र थे, यानी कि ये कहा जाता है कि जो समुद्री क्षेत्र थे, एशिया का जो क्षेत्र है
वहाँ वह एक समुद्री क्षेत्र था और उस समुद्री क्षेत्र में, इस विशाल समुद्री क्षेत्र में जलवायु जो परिवर्तन होता है यानी कि गर्माहट बढ़ती है, तो उस पश्चिमी एशिया का जो समुद्र है वो शुष्क होना शुरू हो जाता है, यानी सूखना शुरू हो जाता है, जिससे कि अधिकांश जो हिस्सा है वह सूख जाएगा और वहाँ पर कुछ जो गहरे क्षेत्र थे वहाँ पर पानी रुक जाएगा और वह झीलों के रूप में स्थापित हो जाएगा, जिससे कि इन बड़े विशाल समुद्र जो जलराशि हैं उससे कैस्पियन सागर या फिर कहें काला सागर जैसी जो विशाल जलराशि वाली झीलें थी वो डेवलप होती है। एक दूसरी चीज़ और, इन पश्चिमी एशिया के कुछ क्षेत्रों में जब शुष्कता का क्षेत्र बढ़ता है तो इस शुष्कता के बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो पश्चिमी एशिया का जो क्षेत्र था वह एक तरीके से समुद्र से, जो पहले समुद्री क्षेत्र था, पूरी जलराशि क्षेत्र हुआ करती थी, वहाँ पर सघन वन हुआ करते थे और जलवायु परिवर्तन की वजह से ये जो सघन वन है, ये सघन वन कहीं ना कहीं इनका जो प्रभाव है वो कहीं ना कहीं कम होने लगता है और ये जो सघन वन है ये शुष्क हो जाते हैं। सघन वन ये शुष्क होना शुरू हो जाते हैं और यह शुष्क वन मरुभूमि में चेंज होता है, यानी कि इस पश्चिमी एशिया में जो सघन वन क्षेत्र था वहाँ पर जब जलवायु परिवर्तन की वजह से गर्माहट बढ़ती है तो वह सघन वन शुष्क क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर मरुभूमि डेवलप हो जाती है। तो इस तरीके से यह हम यहाँ पर यह देखते हैं कि किस तरीके से वनस्पतियों में भी हमें चेंजेस दिखाई देता है। एक जहाँ पर जो ग्लेशियर क्षेत्र था या फिर कहें ठंडी जो जलवायु थी, उन ठंडी जलवायु या फिर कहें कि एक तरीके से आपके विशाल जो समुद्र क्षेत्र थे या जो ग्लेशियर थे, जब हिमयुग से वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो वहाँ पर वह ग्लेशियर पिघलकर सघन वन का रूप ले लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ग्लेशियर था वहाँ पर शुष्कता बढ़ती है जिससे कि वह क्षेत्र वनस्पति को डेवलप करता है और वहाँ पर घने जंगल डेवलप हो जाते हैं। और जहाँ पर घने जंगल थे, जहाँ पर शुष्कता बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वह शुष्कता बढ़कर वहाँ पर मरुभूमि को डेवलप कर लेती है। अब एक चीज़ और देखी जाती है कि जब वनस्पतियों में चेंज होता है, भौगोलिक स्थितियों में चेंज होता है, तो कहीं ना कहीं पशुओं में भी वहाँ पर चेंजेस देखने को मिलता है। और जब शुष्क क्षेत्र का जो प्राणी रेंडियर था, वह रेंडियर के स्थान पर अब हिरणों की संख्या में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि वातावरणीय स्थितियाँ इस तरीके से चेंजेस होती हैं कि जो रेंडियरों का जो रिप्रोडक्शन था, जनन क्षमता थी, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है और हिरणों की जनन क्षमता बढ़ जाती है और उनकी संख्या इस तरीके से बढ़ जाती है। तो ये चेंजेस हमें मध्यपाषाण काल को देखने को मिलता है। इसी तरीके से मानवीय जीवन में भी इसी तरीके का प्रत्यक्ष प्रभाव देखने को मिलता है। क्रोमैग्नोन और उसके समान जो अन्य मानव जात प्रजातियां थी वो यूरोप से कहीं ना कहीं गायब होने लग जाती है ये जलवायु परिवर्तन के कारण। अब आगे अगर हम इस के काल के उपकरणों पर बात करें, यानी कि अगर हम उपकरण पर बात करते हैं तो यहाँ पर जो उपकरण थे, मोस्ट ऑफ दाब तकनीक के द्वारा मानव ने क्रिप्टोक्रिस्टलाइन सिलिका के विभिन्न रूपों से सूक्ष्म पाषाण उपकरण का निर्माण करवाया। सूक्ष्म पाषाण जो उपकरण थे वो उपकरण यहाँ पर डेवलप होते हैं और इन सूक्ष्म पाषाण उपकरणों की अगर हम बात करें तो इस सूक्ष्म पाषाण उपकरण की वजह से मध्य पाषाण काल की जो संस्कृति थी उसे सूक्ष्म पाषाणिक संस्कृति कहकर हम संबोधित करते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस काल के जो उपकरण थे या इन संस्कृतियों की थोड़ी सी अगर हम बात करें इनके उपकरणों के रेफरेंस में, तो जो सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का जो प्रथम स्थल है विश्व में, सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का जो प्रथम स्थल है वह हमें फ्रांस की एक स्थल है मैगदालियन जो स्थल है उसका ला मास दाजिल, यह एक तरीके से सूक्ष्म पाषाण संस्कृति का पहला स्थल माना जाता है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ ये मानी जाती है कि ज्यामितिक जो चकमक पत्थर से निर्मित उपकरण हुआ करते थे जिन्हें लघु पाषाण उपकरण कहते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म पाषाण उपकरण है वह चकमक पत्थर से निर्मित हुआ करते थे। और ये जो चकमक पत्थर से निर्मित जो उपकरण थे ये लगभग आधे से पौन इंच इनकी लंबाई हुआ करती थी। और इन पाषाण उपकरणों को मोस्ट ऑफ ये कहा जाता है कि इन्हें हड्डी या लकड़ी के डंडों से बांधकर इनका प्रयोग किया जाता था। ये प्रमुख विशेषता मानी जाती है लघु पाषाण उपकरण की। और ये लघु पाषाण उपकरण में जो संस्कृति डेवलप हुई उसे लघु पाषाणी संस्कृति कहते हैं। और इस लघु पाषाण संस्कृति का विश्व का जो पहला स्थल है वो फ्रांस के मैगदालियन में ला मास दाजिल जो नामक स्थान है वहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है। और अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक लघु पाषाण उपकरण वाला क्षेत्र माना जाता है। और इस पर देखें तो अनेक संस्कृतियाँ डेवलप हुई। अगर देखा जाए तो आपके उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में जो संस्कृति थी, यानी कि उत्तरी पश्चिमी जो अफ्रीका थी, उस उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में जो आइबेरियन द्वीप
आइबेरियन द्वीप पर वहाँ जो संस्कृति डेवलप होती हैं, और ये जो आइबेरियन द्वीप पर जो संस्कृति डेवलप हुई उसमें आगे जाकर यह अस्टूरियन आइबेरियन संस्कृति और उसके अलावा अस्टूरियन संस्कृति यहाँ पर डेवलप होती है। तो यह लघु पाषाण संस्कृति का हिस्सा है। अगर हम यूरोप की बात करें, और मोस्ट ऑफ यूरोप में भी पश्चिमी यूरोप की और पश्चिमी यूरोप पर अगर बात की जाए तो पश्चिमी यूरोप की जो पहली संस्कृति थी वह अजीलियन संस्कृति मानी जाती है। और अजीलियन संस्कृति के बाद यहाँ पर स्कॉटलैंड जो क्षेत्र है वहाँ पर लार्निनियन संस्कृति डेवलप हुई। ये आपकी उत्तरी और पश्चिमी अफ्रीका की संस्कृति जो मध्य पाषाण काल से संबंध रखती थी, जबकि पश्चिमी यूरोप से संबंधित ये संस्कृति आपके यहाँ पर जानकारी देती है। उसी तरीके से अगर हम यूरोप के अन्य भागों की बात करें, उत्तरी भागों में यानी कि उत्तरी यूरोप की अगर हम बात करें, तो जो उत्तरी यूरोप है, इस उत्तरी यूरोप की मैग्लेमोशियन संस्कृति, उसके बाद किचिन मिडेन संस्कृति, और उसके बाद आर्टबोल जो संस्कृति है, इन सब का संबंध जनरली आपके लघु पाषाण संस्कृति से माना जाता है। ये विश्व की वह संस्कृतियाँ हैं जो रिप्रेजेंट करती हैं लघु पाषाण संस्कृति को।